Good afternoon, students. So, how are you? Hope you are all safe at home. Good. Okay. So, students, you know that we are going. 10th chapter is going on, and so far we have studied about government budget, concept of government budget, okay, and objectives of government budget. And in the objective of government budget, we have studied GDP growth, balanced regional growth, allocation of resources, redistribution of income and wealth, employment opportunities, economic stability, okay. And after that, we have studied about the structure of budget or components of budgets, and in which two broad components of budget are, you know, that budget receipts and budget expenditures. So what is budget receipt? Budget receipt refers to the estimated money receipt of the government from all sources during the fiscal year. यानी फिजिकल ईयर में सभी सोर्सेज से जो गवर्नमेंट को मनी रिसीव, जो एस्टिमेटेड मनी रिसीव्ड होगी, क्योंकि कभी ये एक्चुअल नहीं होती, ये मैंने आपको पहले भी बहुत पीछे भी बताया कि हम सब कुछ एस्टिमेटेड लेते हैं, तो ये एस्टिमेटेड होती है जो भी मनी रिसीव्ड होगी वो क्या होगा, बजट रिसीव्ड्स. So budget receipts are classified as, you know that, revenue receipts and capital receipts. Okay. So yes, what is revenue receipts? Yes, you know that what is revenue receipts? Revenue receipts are refers to those receipts which neither create any liability nor causes any reduction in the asset of the government. So student, जो ये revenue receipts and capital receipts, revenue expenditure and capital expenditure, ये मैंने आपको 4 टॉपिक कराए हैं. ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ मतलब एक तो जरूर आएगा ही आएगा, या तो आपके पास डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्लियर, या डिफरेंसेस आएंगे, या कोई एक कंसेप्ट आ जाता है, या फिर आपके पास जैसे स्टेटमेंट, मैंने आपको कुछ कैटेगरीज आपको एक बना के आपके पास एक शेयर की थी वीडियो, जिसके अंदर हमने क्या किया था, कई सारे पॉइंट्स डाले थे कि उसमें हमने कैटेगराइज किया था उनको कि उनमें कौन सा रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है. कैपिटल रिवेन्यू, सॉरी, रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने काफी सारे आपको बताए थे उसमें पॉइंट. तो वो वाली स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं एग्जाम के अंदर, और फिर आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें क्या तो रिवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा उसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, या कौन सा क्या है आपके पास एक्सपेंडिचर के अंदर भी ऐसे ही होता है, और रिसिप्ट के अंदर भी ऐसे ही वो पूछ लेता है. तो ये आपका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इससे तो आपने बहुत अच्छे से इन चारों पॉइंट्स को बहुत अच्छे से आपने कर लेना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. सो रिवेन्यू रिसीव, इसलिए मैं आपको आज जो है ना, मतलब टॉपिक कराऊंगी आगे. टॉपिक कराने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा पीछे रिकॉल करा रही हूँ कि ताकि आपको पता हो कि हमने क्या कर चुके हैं हम और क्या हम आगे करेंगे. Clear? So what? Yes. So revenue receipts. So revenue receipts refers to those receipts which neither create any liability nor causes any reduction in the asset of the government. यानी गवर्नमेंट की वो रिसिप्ट जो कि ना तो जिससे लाइबिलिटी क्रिएट हो, ऐसी रिसिप्ट गवर्नमेंट को मिल रही है, उससे ना तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी किसी भी तरह की, और ना ही उसकी किसी एसेट में रिडक्शन आएगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे टैक्स रिसिप्ट है. अब टैक्स रिसिप्ट सबको पता है ये कंपलसरी पेमेंट है. ओके. जब गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर लगाया वो गवर्नमेंट को पे करेगा ही करेगा, और गवर्नमेंट उसके बदले में किसी को भी कोई सर्विसेज या कोई बेनिफिट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती. यानी गवर्नमेंट के ऊपर किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं आती इसकी वजह से, टैक्स की वजह से, कि उसे वापस करना है वो. ठीक है, ये कंपलसरी पेमेंट है. यानी कि इट मीन्स क्या हुआ, ये एक यूनिलेटरल ट्रांसफर है, यूनिलेटरल पेमेंट है. यानी एक तरफा, यूनिलेटरल क्या होती है, जो वन साइडेड पेमेंट होती है. तो ये वन साइडेड पेमेंट है, इसमें गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं देती. तो इसीलिए जो टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं, दैट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट्स. ओके. एंड सेकंड, यानी और दूसरा, यानी कि अगर मान लो हमने गवर्नमेंट ने कोई एसेट अपनी क्या करी, सेल कर दी. ठीक है, कोई शेयर जो है वो उनको सेल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे उसके एसेट में रिडक्शन आ गई. तो वो क्या होगी,
वो रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगी। इस तरह की रिसिप्ट, इस तरीके से जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है वो कभी भी रिवेन्यू रिसिप्ट नहीं होता, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की क्या हो रही है, एसेट में रिडक्शन आ रही है। ओके, सो सेकंड इज रिवेन्यू। यस, नेक्स्ट हमने क्या किया था, और हमने रिवेन्यू रिसिप्ट को भी हमने क्या किया था, उसमें भी उसको आगे क्लासिफाई किया था। दैट इज रिवेन्यू, जिसमें क्या था, फर्स्ट वन इज टैक्स रिवेन्यू एंड सेकंड इज नॉन टैक्स रिवेन्यू। यानी गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से ये जो रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, ये कहाँ कहाँ से उन्हें मिलती है। एक तो टैक्स रिसिप्ट्स होती है और एक नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं। टैक्स रिसिप्ट में यस हमने वो क्या क्या पढ़ा था, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्सेस, वैल्यू एडेड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, इन सब के बारे में हमने जो है डिटेल में स्टडी की थी। और इसमें जो स्टूडेंट्स जस्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, वो बहुत बार पेपर में उनमें से या तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस का, या फिर कोई टैक्स लिखकर उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जो है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या था उसमें, नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट में हमने क्या क्या स्टडी किया था, फीस, फाइन्स, एसटी, स्पेशल असेसमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G एंड 3G। ठीक है, अब तो 4G भी आ गए। ओके, ग्रांट्स एंड डोनेशंस। तो ये वो हैं, ये टैक्स, ये गवर्नमेंट के टैक्स तो नहीं है कि भाई गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। तो ऐसे है कि मान लो आपको क्या है, आप गवर्नमेंट से कोई सर्विस लेते हो, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट डेथ सर्टिफिकेट बनाती है, बर्थ सर्टिफिकेट लगाती है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस लेती है। अच्छा, आप किसी भी तरीके से कोई रूल जो है वो ब्रेक करते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टी लगाती है, आपको फाइन लगाती है। तो इस तरह की जो इनकम है ना, ये क्या होती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट। ओके, और सेकेंड हमने सो नेक्स्ट उससे, सो ये थी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट। कैपिटल रिसीप्ट्स, यस, व्हाट इज कैपिटल रिसीप्ट्स? सो कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स, यस, कैपिटल रिसीप्ट्स आर दोज रिसीप्ट्स व्हिच ईदर क्रिएट एनी लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। जिससे कैपिटल रिसिप्ट में बस आपने क्या करना है, एक आपने रिवेन्यू रिसिप्ट अगर आपको लर्न हो गया तो कैपिटल रिसिप्ट अपने आप ही आपको लर्न हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने वहां लिखा रिवेन्यू रिसिप्ट में नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, तो कैपिटल रिसिप्ट में आपने लिखना है इधर क्रिएट एनी लायबिलिटी, यानी वो रिसिप्ट जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट होनी चाहिए। ओके, एंड रिवेन्यू रिसिप्ट में क्या करना, नो रिडक्शन इन एनी एसेट, गवर्नमेंट के एसेट में रिडक्शन नहीं आनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन आनी चाहिए। तो कैपिटल रिसिप्ट में ये उल्टा हो जाता है कि ये आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट व्हिच ईदर क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, कि लाइबिलिटी या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो या गवर्नमेंट की एसेट में रिडक्शन आए। तो वो वाली आपकी रिक्यूरिंग नेचर से रिक्यूरिंग होती हैं, रेगुलर होती हैं, जबकि कैपिटल रिसिप्ट आपकी नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन रूटीन होती हैं नेचर से। ओके, तो अब जैसे मानो अभी आपको मैंने बताया कि मान लो गवर्नमेंट अपनी कोई एसेट सेल करती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, अगर वो बोरोइंग ले, मान लो किसी से बोरोइंग लेती है तो उसकी लाइबिलिटी क्रिएट होगी। अगर वो शेयर जैसे कोई अपनी एसेट सेल कर रही है तो उसकी एसेट में रिडक्शन आ रही है, कोई शेयर करती है वो उससे उसकी डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसकी एसेट में रिडक्शन आ रहा है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये है आपके कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये वो रिसिप्ट है जिससे गवर्नमेंट की या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या उसकी एसेट में रिडक्शन आ रही है। क्लियर? तो हमने फिर इनका दोनों का डिफरेंस भी किया था। देन उसके नेक्स्ट हमने क्या क्या स्टडी किया था, आइटम कैटेगराइज, जो हमने आइटम्स कैटेगराइज किए थे रिवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। सो नेक्स्ट ये बजट रिसिप्ट हमने स्टडी किया था। देन आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द बजट एक्सपेंडिचर and budget expenditures. You know that budget expenditures refers to the estimated expenditure of the government during a given fiscal year. ओके, यानी एक फिजिकल ईयर में गवर्नमेंट की जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं, वो सारे जितने भी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हैं वो बजट एक्सपेंडिचर में आते हैं। और इसको आगे हम 2 में कैटेगराइज करते हैं। तो वो कौन कौन से हुए, जैसे उधर था रिवेन्यू रिसीप्ट्स एंड कैपिटल रिसीप्ट्स, इधर क्या हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
Okay, so then what is revenue expenditure? So students, revenue expenditure क्या थे हमारे? revenue expenditure में देखो आपने यहाँ पर बस आपने 2 वर्ड्स का हेर फेर करना है, और वो 2 वर्ड्स क्या हैं? वहां आपने कहा revenue receipt में आपने क्या बोला था? It neither create any liability. तो जब वहां neither create any liability बोला, तो यहाँ पर बस liability की जगह आपने क्या करना है? assets, asset लिखना है आपने। किसमें? revenue expenditure में। कि revenue expenditure refers to the expenditure which neither create any asset, और वहां क्या था? which neither create any liability। बस आपने liability की जगह, expenditure के अंदर liability की जगह आपने asset लिखना है, और assets की जगह आपने liability लिखना है। ये आपको, यानी अगर आपने सिर्फ एक किया, आपने रिवेन्यू रिसिप्ट आपको अच्छे से आ गया, देन आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसके बाद रिवेन्यू आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सब ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा सारा। Clear? So revenue expenditure refers to the expenditure which neither create any asset nor causes reduction in any liability of the government. क्लियर? सो अब जैसे आपके पास पेमेंट्स ऑफ सैलरीज होगी, पेंशन हो गया, इंटरेस्ट, एक्सपेंडिचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, ओके, तो ये डिफेंस सर्विसेज होगी, हेल्थ सर्विसेज हैं, ओके, तो ये क्या हो गया आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक चीज और है, जैसे हमने क्या कहा जब पीछे हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसिप्ट, तो अगर हम वहां पर एक चीज है कि इंटरेस्ट एंड बोरोइंग, दो चीजें आपने फोकस में रखनी है। अगर हमारी किसी तरह की हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं लोन के ऊपर, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, तो वो रिवेन्यू में जाएगा। ओके, अगर मान लो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया लोन के ऊपर, तो वो हमारा रिवेन्यू रिसीप्ट है, लेकिन अगर हम लोन ले रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो आपके वो आपका कैपिटल में उसमें चला जाएगा उधर। ठीक है, इसी तरीके से उल्टा वही आपके पास ऐसे ही इंटरेस्ट की पेमेंट अगर आप करते हो, एक्सपेंडिचर के अंदर अगर आप पेमेंट करते हो, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और अगर आप बोरोइंग की पेमेंट कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। ये आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि बोर्ड के अंदर ये कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है स्टूडेंट्स को। जो पेपर एग्जाम है, एग्जाम के अंदर आपको लोन ना लिखकर इंटरेस्ट दे दिया जाता है, तो इंटरेस्ट, अब स्टूडेंट ये सोचते हैं इंटरेस्ट की पेमेंट है तो हमारी क्या है, या अगर हमें मिल रहा है तो हमारी वो क्या हो रही है? लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग सोच लेते हैं, तो वो उसको कैपिटल में लिखाते हैं। इंटरेस्ट वाला हमेशा अपने रिवेन्यू में लिखना है, और लोन वाला हमेशा अपने कैपिटल में लिखना है। ये आपको माइंड में रखनी है ये चीज। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आपने 2 वर्ड्स की हेरफेर करनी है। उधर आपने क्या करा था? उधर आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या लिखा था? जहां पर आपने एक लाइबिलिटी लिखी, वहां आपने यहाँ पर आके एसेट लिखनी है, वहां पर जहां एसेट लिखी थी यहाँ लाइबिलिटी लिखनी है। सो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपने क्या था? रेफर्स टू द, सॉरी रिवेन्यू आपका जो था, जो आपके पास कैपिटल रिसिप्ट्स थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कैपिटल रिसिप्ट्स जो थी, जिसमें इधर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, यहाँ हम क्या करेंगे? इधर क्रिएट एन एसेट, एसेट, एंड उधर क्या किया था? एंड कॉजेज अ रिडक्शन इन द एसेट, और यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉजेज अ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो या तो क्या करते हैं? एसेट को क्रिएट कर दें, या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी जो है उसमें रिडक्शन ला दें। अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट जो है वो कोई बिल्डिंग्स बनाती है, डैम बनाती है, ओके, रोड बना रही है, तो उससे क्या हो रही है? उससे उसकी एसेट क्रिएट हो रही है। तो ये सब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के क्या होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो हमने ये सब स्टडी जो है हम कर चुके हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। यस, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। आज हम इस चीज को स्टडी करेंगे, और इसमें आपने ये भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बजट डेफिसिट में 3 डेफिसिट हम लोग स्टडी करेंगे, और तीनों में से एक डेफिसिट चाहे आप पे 1 मार्क्स में ही आ जाए, आएगा जरूर, वो जरूर आता है, तो 1 मार्क्स में जरूर आएगा ये।
तो आपने इन तीनों डेफिशिट को आपने करना है। मैं आपको जो है आज एक ही जो डेफिशिट है वो आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। 3 डेफिशिट है आपके पास, रिवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट। तो हम 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ एक ही बारे में स्टडी करेंगे। सो बजट डेफिशिट, बजट डेफिशिट में जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं रिवेन्यू डेफिशिट, फिस्कल डेफिशिट एंड प्राइमरी डेफिशिट। सो व्हाट इज बजट डेफिशिट? So students, budget deficit refers to a situation when budget expenditure of the government, yes, budget expenditure of the government, this one, are greater than the budget receipts. ये मेन चीज है डेफिनेशन में, ये जो मेन चीज है ग्रेटर देन। सो बजट एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट के बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट से ज्यादा हो जाते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? बजट डेफिसिट। एंड इफ द गवर्नमेंट, यस, इफ द बजट एक्सपेंडिचर इज लेस देन द बजट रिसिप्ट, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे कम हो जाए, गवर्नमेंट के कम हो जाए बजट रिसिप्ट, तो वो क्या होगा आपके पास? वो क्या होगा आपके पास? बजट सरप्लस। ओके, वो सरप्लस में आ जाएगा। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, तो विद रेफरेंस टू द बजट डेफिसिट, yes, so with reference to the budget of the government of the India, there are 3 important types of budget deficit. First is revenue deficit. Okay, first is revenue deficit, second one is fiscal deficit, and third is primary deficit. So, okay, so today we will discuss about the revenue deficit. Yes, revenue deficit. So revenue deficit is related to the revenue expenditure and revenue receipt of the government. जो रिवेन्यू डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट के जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड है। इसीलिए मैंने आपको आज दोबारा से बताया कि रिवेन्यू, व्हाट इज रिवेन्यू रिसिप्ट एंड व्हाट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मैंने इसीलिए आपको बताया क्योंकि ये रिवेन्यू डेफिसिट के अंदर अगर आपको किसी के माइंड में अभी ना हो या फिर किसी ने पिछली वीडियोस ना देखी हो तो उनको क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हम किसी भी तरीके की कोई कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं लेंगे, हम सिर्फ रिवेन्यू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें लेते हैं रिवेन्यू डेफिसिट में। सो रिवेन्यू डेफिसिट इज रिलेटेड टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, and this doesn't include items of capital receipts and capital expenditures. Okay, so revenue deficit, अभी बताया था आपको, revenue deficit is the excess of revenue revenue expenditure over revenue receipt. तो ये मेन है आपके पास। रिवेन्यू डेफिसिट कैसे होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपके पास है उसमें से अगर आप क्या माइनस कर दें, आप रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दें, ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिवेन्यू डेफिसिट। क्लियर? सो यस, you can also write in this way, RD is equal to RA minus RR. RD means revenue deficit, RA revenue expenditure, and RR revenue receipt. Clear? So when RE is greater than RR, revenue expenditure is greater than revenue receipt, then it is called revenue deficit. Clear? So student, here RD is equal to revenue deficit and RE is equal to revenue expenditure and RR is equal to revenue receipts. Okay. So now we will study about the implications of the revenue deficit.
यस स्टूडेंट्स, अब एक चीज और मैंने आपको बतानी है कि जैसे एग्जाम में आपके पास मान लो 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आता है रिवेन्यू डेफिसिट को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन रिवेन्यू डेफिसिट। ओके, सो आप ये मत सोचना कि सिर्फ उसमें रिवेन्यू डेफिसिट ही आपने Yes, students. So next topic is implications. ओके, सो स्टूडेंट्स, इम्प्लीकेशन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जब भी पेपर में रिवेन्यू डेफिसिट का क्वेश्चन आए, अगर 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आए, तो आपने इम्प्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको इम्प्लीकेशन लिखनी ही है। ओके, आप ये नहीं सोचोगे कि सिर्फ रिवेन्यू डेफिसिट गिवन है तो आपको मतलब उसमें सिर्फ वही मेंशन किया हुआ है एग्जाम में, तो सिर्फ आपने रिवेन्यू डेफिसिट को एक्सप्लेन करना है, नहीं, आपने इम्प्लीकेशन लिखनी है। अदरवाइज आपको सिर्फ क्या होगा, 1 मार्क्स आपको सिर्फ उसका आपको मिलेगा। अदर क्योंकि इम्प्लीकेशन जो होती है ये आपको लिखनी होती है, वो चाहे मेंशन करे या ना करे। 1 मार्क्स में हाँ अगर क्वेश्चन रिवेन्यू डेफिसिट पूछ रहा है तो जस्ट आप डेफिशिएशन लिखनी है रिवेन्यू डेफिसिट की। ओके, अदरवाइज आपको इम्प्लीकेशन जो है वो आपको लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट इम्प्लीकेशंस। सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू डू व्हेन योर एनुअल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स योर एनुअल इनकम? अगर आपके एनुअल एक्सपेंडिचर आपके एनुअल इनकम से इंक्रीज हो जाए, एक्सीड हो जाए, तो आप क्या करोगे? क्योंकि ये पूरी इकोनॉमिक्स हमारे ऊपर ही तो होती है, जो हम लोग इकोनॉमी के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस तरह का बिहेव हम लोग करते हैं, जो चीजें करते हैं उसी की स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ पर यही बात आई है कि आप अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं देन आप क्या करते हो? सो स्टूडेंट्स, ये जो है बड़ी सिंपल सी बात है कि यू आर टू चूज अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। फर्स्ट इज रेज फंड्स, फर्स्ट इज रेज फंड्स थ्रू, यस सॉरी, प्लान अ कट इन एक्सपेंडिचर। पहले तो आप क्या करोगे, अपने एक्सपेंडिचर जो है उसको कट करने की योजना बनाओगे, प्लान करोगे कि कैसे मैं कहाँ से अपने एक्सपेंडिचर कम करूँ, जो मेरे एक्सेस में जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं जिनकी मुझे इतनी जरूरत नहीं है, मैं उसको कैसे कट करूँ। सेकंड, रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स के थ्रू भी आप अपने फंड्स को बढ़ाओगे। ओके, कि कहाँ कहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, बोरोइंग्स ले सकता हूँ। क्लियर। थर्ड, आप क्या करोगे, रेज फंड्स बाय सेलिंग योर एसेट्स। आप अपनी एसेट को सेल करोगे। अगर आपके पास कोई चारा ही नहीं रहा, ना आपके ऐसे एक्सपेंडिचर, आप कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आप कर नहीं रहे हो, आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो वो बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए। सेकंड, आपके जो है कंडीशन ऐसी नहीं है कि कोई आपको बोरोइंग दे, तो थर्ड आप क्या करोगे, अगर आपकी कोई एसेट होगी तो आप उसको सेल करोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, द गवर्नमेंट एक्सरसाइज दीज ऑप्शंस, or the government is also placed in a similar situation when it faces the problem of revenue deficit। जब वो रिवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम को फेस करती है तो सेम सिचुएशन में होती है वो, जैसे आप सिचुएशन में आए हो ना कि क्या करें हम, तो वो भी उसकी भी सेम सिचुएशन होती है। तो उसके पास भी तीन यही सब ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, द गवर्नमेंट कट्स इट्स एक्सपेंडिचर इवन व्हेन इट इम्पैक्ट्स वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को कम कर, पहले तो वो कम करेगी, लेकिन उससे क्या होगा, लोगों के वेलफेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि और जैसे इंडिया है, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो वहां पे बड़ा मुश्किल है। अगर वहां पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी तो उनमें कटिंग करेगी तो लोगों का वेलफेयर पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा उनके लिए एक इशू होता है कि वो कैसे उसको एक्सपेंडिचर को कम करें। तो एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट in India has cut its expenditure on subsidies by restricting the supply of subsidies LPG cylinder to 9 per family during any year. So this might cause hardship to people with low income. अब जिन लोगों की इनकम पहले ही कम है, अब मान लो ये मार और आ गई उनके ऊपर कि उनको सब्सिडीज खत्म हो गई, कम कर दी उन्होंने, कट कर दी उसमें से, तो उनको तो सरवाइव करना मुश्किल हो गया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अगर ऐसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर जो पुअर सेक्शन भी है, ठीक है, हर तरह के सेक्शन रहते हैं, तो वहां पे उनके वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है। एंड सेकेंड, द गवर्नमेंट रिसोर्स टू बोरोइंग। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बोरोइंग ले सकती है। और आपको पता है बोरोइंग कहाँ कहाँ से लेगी,
government can take the borrowings from the general public, from the RBI, and from rest of the world. So this लेकिन उससे क्या होगा? This raises liability of the government. अगर वो borrowing लेगी तो liability create होगी उसकी, बढ़ जाएगी liability. ये एक बहुत बड़ा issue है. And third, the government undertakes disinvestment. Third क्या करेगी? वो disinvestment करेगी. It means कि क्या करेगी? वो selling its own. Hello, so students, so that's all for today. Have a good day.